अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो जैव विकास का चैप्टर इस बार के सिलेबस में आपके लिए आनुवांशिकता है। तो क्लास 10th का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि सभी वीडियोज मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा के संग प्रत्येक चैप्टर की लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे देख सकते हो। हमने देखा है कि जनन प्रक्रिया द्वारा जीव व्यष्टि उत्पन्न करते हैं जो जनक के समान होते हैं, कुछ भिन्न होते हैं। तो हमने ये चर्चा की है अलैंगिक जनन भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न करता है। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें पौधे बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसमें विशिष्टगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। इस अध्याय में हम उन क्रिया विधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नता उत्पन्न होती वंशगत होती है। विभिन्नताओं के संलयन के लंबे समय तक होने वाली अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक होता है तथा जैव विकास से में हम इसका अध्ययन करेंगे। 9.1 जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचलन। नंबर 1 जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशगत संतति को एक आध्यात्मिक शारीरिक विकल्प अर्थात डिजाइन कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए कि यदि नई पीढ़ी जनन के लिए क्या कारण परिणाम होंगे। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नता एवं कुछ अन्य विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। चित्र 9.1 में इस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन होता है जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर के 4 अर्थात व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। इनमें से आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के समान न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविध अपेक्षाकृत अधिक होगी। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियमों की चर्चा किस समय करेंगे। क्या किसी चीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं है। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों के विभिन्न 9.1 को दर्शाया गया। 9.1 उत्तरांतर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति शीर्ष पर दर्शाई गई। पहली पीढ़ी के जीव मान लीजिए संतति की जन्म एवं जिनका आधारभूत शारीरिक संरचना एक समान होगी परंतु विभिन्नताएं भी होंगी जिनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में जीवों को उत्पन्न करेंगे। चित्र में दिखाया गया देखिए, चित्र में 5 जीव अब व्यष्टि स्तर पर दूसरे जीव होंगे। कुछ भिन्नताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ में जनक के पूर्व आपस में होती है। तो यहाँ पर एक दिखाया गया, इसके कलर में देखिए रेड कलर हो गया, चेंजिंग दिखा रहा है इसमें, ठीक है, विभिन्नता को दिखा रहे हैं। प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना अधिक होती है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। परिवहन कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आनुवांशिकता जैन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना है। आनुवांशिकता का नियम इस बात पर निर्धारण करता है कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विषमता के साथ वंशागत हुआ। ये इन नियमों का अध्ययन पूर्वक अध्ययन करते हैं। 9.2 वंशागत लक्षण। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। 9.1 अपनी कक्षा में सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपाली स्वतंत्र हो या जुड़ी हो। चित्र 9.2 जुड़े कर्णपाली वाले छात्रों एवं स्वतंत्र कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनकों से मिलाकर देखिए। इस परीक्षण के आधार पर कर्णपाली के वंशागत के संभावित नियम का भी सुझाव दीजिए। 9.2 लक्षणों के वंशागत के नियम। मेंडल का योगदान। मानव में लक्षणों के वंशागत नियम के इस बात पर आधारित होता है कि माता पिता एवं पिता दोनों ही समान आनुवांशिक पदार्थों को संतति या शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लक्षण माता पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षित होगा? मेंडल बॉक्स में देखिए इस प्रकार की वंशागत कुछ विभिन्न मुख्य नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग 1 शताब्दी से भी पहले किए थे। यहाँ पर आपको ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी। तब वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। अध्ययन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा से असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मोनेस्ट्री में वापस आ गए तथा मटर के पौधे प्रारंभ करना चालू कर दिया। उसने पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर के पौधे वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान की
समाश्रिति से वह पहले के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षण रिकॉर्ड तथा गणना की, जिससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया है जो लाखों आंखों से दिखाई देते हैं। उदारता, गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, बैंगनी फूल इत्यादि 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 उसने अभिन्न। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है जो आंखों से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल इत्यादि उसने अपने विभिन्न लक्षणों में मटर के पौधे को लिया है। जैसे कि लंबे पौधे, इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की है। प्रथम संतति की पीढ़ी अर्थात F1 में कोई पौधा बीज के ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका मतलब था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन्य लक्षण ही दिखाई दे रहा है, इन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न यह था कि F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक पौधों से पूर्ण रूप से समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में यह दर्शाया कि पैतृक पौधे F1 पीढ़ी के सभी पौधे स्वपरागण द्वारा उगाया गया था। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति लंबे पौधों की थी, लेकिन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों को अलग पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधों के संग लंबे नहीं थे, बल्कि पीढ़ी अर्थात F2 की सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि इसमें से एक चौथाई संतति बौने पौधे थे। यह दर्शाता है कि बौने पौधे द्वारा विशेषकर लक्षणों में वंशागत हुई थी, लेकिन सिर्फ लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त पाया जाता है। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों किसी भी लक्षण को दो प्रकृतियों की स्वरूप वंशागत होती है। ये दोनों स्वरूप एक समान हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशागत तैयार किया गया, जो एक पैटर्न 9.3 में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें सभी पौधे, लंबे पौधे इंटू बौने पौधे का जब हम लोगों ने क्रॉस कराया, ये माता पिता के गैमेट हैं, जीन्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास टी और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आपके पास प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपके पास माता पिता के गैमेट हैं और इनका हम लोगों ने क्रॉस करवाया इस गैमेट का, तो सभी पौधे हमें देखिए लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसे हम एकल संकरण बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जो है क्या नाम है, मोनोहाइब्रिड। तो देखिए यहाँ पर से हमने इसका क्रॉस कराया तो हमारे पास टी और स्मॉल टी एक आया, और इसी का क्रॉस हमने नेक्स्ट वाले से कराया, फिर से टी और स्मॉल टी आया। फिर इस वाले का इसी तरीके से हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। फिर से हम करवाते हैं इसका, हमारे पास कैपिटल टी और टी। तो इसका मतलब इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो चाहे पिता के हैं तो वो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, से मदर जो भी प्रभावी लक्षण है वही दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के क्रॉस से जो हमें प्राप्त हुआ, इसके सभी पौधे क्या हैं, F1 जनरेशन में क्या चीज़ है, सभी पौधे लंबे हैं। तो ये रिजल्ट भी पूछा जाता है कि F1 जनरेशन में सभी पौधे कैसे, तो सभी पौधे लंबे हैं। हम लोग F1 जनरेशन के संग करा करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसकी हमने इससे कराया तो हमें टी मिला, इसका हमने इससे कराया तो हमें बड़ा टी और छोटा टी मिला, फिर हमने इसका इससे कराया तो फिर हमें बड़ा टी और छोटा टी मिला, इसका हमने इससे कराया तो हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला। तो देखिए हम लोगों ने जब F1 जनरेशन के संग एकल संकरण कराया तो हमें F2 जो जनरेशन प्राप्त हुई है उसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपके पास जीनोटाइप और फिनोटाइप दो प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर पुटअप किया जाता है। तो फिनोटाइप मैं हमेशा फिजिकल से याद रखता हूँ, दिखाई कैसे दे रहे हैं। तो फिनोटाइप के अनुसार हमारा जो रिजल्ट है, तो यहाँ पर हमारा फिनोटाइप है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का जो रिजल्ट है देखिए 3 पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो 3:1। तो एक पौधा आपका कैसा है, बौना है।
उसके बाद हमारे पास आता है ये फिनोटाइप हो गया, फिर इसके बाद आता है हमारे पास जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जीन। तो देखिए जीनोटाइप में क्या दिखता है आपको, तो जीनोटाइप में देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो हमें एक जैसा दिखाई दे, एक लंबा पौधा जिसमें दोनों गुण मौजूद है, डबल टी है, तो उसका रिजल्ट हमारे पास हो गया 1। और उसके बाद फिर हमने अनुपात का साइन लगा दिया। फिर दो पौधे देखोगे, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 2 हो गया। और उसके बाद फिर अनुपात का साइन लगाइए, फिर एक पौधा डबल टी को छोटे स्मॉल टी को डिनोट कर रहा है, तो 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ जीनोटाइप का 1:2:1, और फिनोटाइप का हमें प्राप्त होता 3:1। और फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे लंबे थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप 9.2, चित्र 9.2 में आप कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि F2 पीढ़ी में वास्तव में TT और TT डबल टी का संयोजन 1:2:1 अनुपात में प्राप्त होता है। इस व्याख्या में डबल टी तथा कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल डबल टी बौना पौधा है। अन्य शब्दों में टी एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याय है, जबकि बौने पौधे के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रवृत्ति स्मॉल टी चाहिए। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे क्योंकि उसी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जबकि जो लक्षण टी है वो व्यवहार करते हैं केवल, तो यह प्रभावी लक्षण है। चित्र 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कैपिटल से दर्शाया जाता है वो हमेशा प्रभावी लक्षण होता है, जो स्मॉल से दर्शाया जाता है हमेशा वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो यहाँ पर अब उन्होंने जो है द्विसंक्रमण प्रोसेस को यहाँ पर दिखा रखा है। इसका मैं चार्ट बना करके आपको कॉपी में दिखाऊंगा। क्या होता है जब मटर के पौधे को एक विकल्पी जोड़े की जगह 2 विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने हेतु संकरण कराया जाए। गोल बीज के वाले तथा लंबे पौधे यदि झुर्रीदार बीजों वाले पौने पौधे से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतानें कैसी होंगी। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे तथा गोल बीज वाले होंगे, इसीलिए लंबाई एक गोल बीज प्रभावी लक्षण है। लेकिन क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। मेंडल द्वारा किए गए प्रथम प्रयोग के आधार पर हम जान सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार वाले पौधे होंगे, बौने पौधे। लेकिन F2 की संतति के लिए कुछ पौधे नए सीजन वाले होंगे, प्रदर्शित करेंगे। इनमें से कुछ पौधे लंबे लेकिन झुर्रीदार बीज वाले तथा कुछ पौधे बौने लेकिन गोल बीज वाले होंगे। यह वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का सृजन देखने के लिए मिला है, जबकि बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वालों कारकों की पुनर्विवेचना से युग्मज बना है। F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा, इसीलिए लंबे पौधे लक्षण एवं गोल झुर्रीदार पौधे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत हुए हैं। एक अन्य उदाहरण 9.5 चित्र में दर्शाया गया है। 9.2.3 यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। आनुवांशिकता कार्य विधि कैसे होती है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण का सूचना स्रोत है। डीएनए का वह भाग है जिसमें किसी प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। प्रोटीन का जीन, उसे जीन कहते हैं, उसे प्रोटीन का जीन कहा था। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों को अभिव्यक्त करके कैसे नियंत्रित करता है, इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। आइए पौधे की लंबाई के बारे में तथा इस जगह पर आप लोगों को जो है क्या नाम है उसी का चित्र दिखाई दे रहा है द्विसंकरण का। इसे मैं आपकी कॉपी बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। आइए आज हम लोग अपने चैप्टर 9 क्लास 10th हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आनुवांशिकता और विकास से जो है क्या नाम है हम लोग द्विसंकरण, द्विविकल्पी जिसे आप कह सकते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे देखेंगे। और इससे पहले जो आपके पास एकल संकरण है, मोनो हाइब्रिड है, उसे मैं जो है क्या नाम है पहली किताब में ही वहाँ पर चैप्टर समझाते समय समझा चुका हूँ। और आगे जब क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास मैं लेकर आऊँगा तो उस जगह पर मैं उसको समझाऊँगा। और कुछ क्वेश्चन इस पे आपके द्विसंक्रमण पर भी आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इसको डिटेल से समझा दे रहा हूँ। वहाँ पर जो क्वेश्चन होगा
उसको मैं बता दूंगा और आप इसको बनाने का तरीका यहाँ पर से देख लेना। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 लिखा हुआ था, आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर 2 आपके पास जो लक्षण होंगे, 2 इसके अंदर आपके पास जो फीचर्स होंगे, जो गुण होंगे वो मौजूद होंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास 2 गुणों में हो गया। एक तो हम लोगों ने इसके साइज को ले लिया, आकार को ले लिया। हम लोगों ने पहले नंबर पे क्या करा, गुण के अंतर्गत एक हम लोगों ने इसके आकार को ले लिया है। आकार में हम लोगों ने ले लिया है कि ये जो है कैसा होगा, ये आपका गोल होगा, गोलाकार होगा, और ठीक है, या झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार होगा। और दूसरे फीचर्स के अंतर्गत हम लोगों ने इसको लिया है, इसका कलर कैसा होगा, अर्थात इसका रंग कैसा होगा। ये आपका जो है किस प्रकार से पीला होगा या फिर आपका ये हरा होगा। तो यहाँ पर ये 2 गुण आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसे द्विसंकरण कहते हैं या द्विविकल्पी संकरण कहते हैं। तो देखिए हम लोग इसके पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स को हम लोग लेते हैं। तो इस जगह पर इसमें हम लोगों ने जो ये आकार गोलाकार है, गोल है, तो गोलाकार को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, उसको हम लोगों ने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो कैपिटल आर से हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया है, उससे दिखाया है। तो देखिए क्या नाम है, कैपिटल आर से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है, दिखाया है। तो इस जगह पर जो है क्या नाम है आपके पास, हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल आर से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो आर और आर हमारे पास आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने इसके जो कलर है, उस रंग को हम लोगों ने, पीले को हम लोगों ने कैपिटल वाई से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है, कैपिटल वाई से। तो यहाँ पर आपके पास आ गए वाई और वाई। इसका हम लोगों ने जो है क्या नाम है, क्रॉस करवाया है। किसके संग, तो आपके पास यहाँ पर जो है क्या नाम है, हम लोगों ने जो है क्या नाम है, जो झुर्रीदार शब्द है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो वो आपके पास हो गया आर और आर हो गया। इसी प्रकार से जो है क्या नाम है, इसका जो झुर्रीदार पौधा है उसके कलर को रिप्रेजेंट हम लोगों ने करा है। तो वो कलर आपका हरा है और उसे स्मॉल वॉइस से रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है। तो देखिए क्या नाम है, इनसे मिलाकर के हमारा पास एक इसका, हमारे पास युग्मक एक गैमेट तैयार होता है। तो देखिए क्या नाम है, हमारे पास जो युग्मक तैयार हो रहा है, जो गैमेट तैयार हो रहा है, तो युग्मक देखिए, गैमेट जिसे आप कहते हो, इसका एक आर आया, इसका एक वाई आया, और इसी प्रकार से इसका आर वाई, इसी प्रकार से जो है क्या नाम है आपके पास, यहाँ पर से भी आपके पास क्या आया, दूसरे नंबर पर यहाँ पर से इससे निकला, इससे ये निकला है, और इससे देखिए हमारे पास क्या निकलेगा, तो इससे हमारे पास आर तथा वाई निकलेगा, इसका गैमेट है। और इन दोनों से अब क्रॉस, इन दोनों का अब हम लोगों ने जो है F1 जनरेशन के तहत इसको हम लोगों ने इसका क्रॉस करा करके इसका एक गैमेट बना लिया है। देखिए क्या होता है, तो हमारे पास जो है क्या नाम है, F1 जनरेशन के लिए हमें यहाँ पर से प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास F1 जो जनरेशन है, तो उसके लिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए, तो F1 जनरेशन के लिए हमें R, क्योंकि जो इनके आकार है उसको एक दिया जा रहा है, तो R हो गया और छोटा r हो गया, और जो रंग है उसे एक सम, ये हो गया वाई कैपिटल और स्मॉल वाई। अर्थात इस वाली जनरेशन के अंतर्गत जो होता है हमारे पास, ये हो गया आपके पास राउंड, अर्थात गोल पीला, गोल पीला। तो अब आगे जो है क्या नाम है, हम लोग इसी से जो है F1 इंटू F2 का क्रॉस करवा करके और आपके पास F2 जनरेशन को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या नाम है, हमारे पास F2 जनरेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो F2 जनरेशन में हम लोग क्रॉस कराते हैं F1
F1 इंटू में F1 का, F1 का। तो देखिए इस जगह पर आपके पास जो हमें प्राप्त हो रहा है वो R, छोटा r और बड़ा Y और छोटा y, इसी जनरेशन का हम लोगों ने इसमें स्वपरागण करा दिया है। F1 का F1 के संग करवा दिया सेल पोलिनेशन। तो देखिए इस जगह पर फिर से आपके पास R R और Y। तो इनको जैसे हम लोगों ने एकल संकरण के द्वारा इनका क्रॉस किया था, उस क्रॉस को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे और क्रॉस से जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग इसके क्रॉस को करवा लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास ये R है और ये स्मॉल r है और इसका हम लोगों ने y और y के संग हम लोगों ने इसका क्रॉस करा लिया। हमें क्या मिला? r y मिला। इसी प्रकार से इसके क्रॉस को करवा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? r स्मॉल y मिला। इसी प्रकार से आप इसके क्रॉस को करा लीजिए तो आपको r और बड़ा y मिलेगा। इसी प्रकार से आप इसको क्रॉस को करवा लीजिए तो आपको r और स्मॉल y मिलेगा। सेम इससे भी यही मिलेगा। तो उसको मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। यहाँ पर देखिए r से मतलब फिर से गोल हो गया। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर साफ सी बात है कि जो कैपिटल लेटर से दर्शाया गया है वो प्रभावी लक्षण है और जो स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। वो डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है। तो जाहिर है इसको मैं चैप्टर में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर फिर से जो, क्योंकि इन दोनों के अंदर ये स्मॉल वाला नहीं, प्रभावी लक्षण क्या है? वाई है। वाई किस चीज़ को? पीले को डिनोट कर रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? आपका पीला हो जाएगा। तो गोल पीला आपका बीज बनेगा। तो ऐसे अगले वाले का हम लोग क्रॉस करवा लेते हैं। तो आर हो गया और आपके पास जो है क्या नाम है, आर हो गया। उसके बाद फिर स्मॉल आर हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल वाई। ये भी आपके पास गोल पीला बन गया। तो और आगे और देखते हैं तो इसके अंदर इस वाले का भी क्रॉस करा दिए। तो इस वाले क्रॉस में फिर से हो गया क्या? आर हो गया और कैपिटल वाई हो गया और वाई हो गया स्मॉल। तो ये किस चीज़ को? ये भी गोल पीले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा था पहली बार जब क्रॉस कराया था तो उसमें सभी प्लांट्स लंबे थे। तो सेम उसी चीज़ को यहाँ पर भी तुलना कर रहा है। तो सभी के सभी जो आपके बीज प्राप्त हो रहे हैं गोल पीले प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए सेकेंड वाले पॉइंट का फिर इन चारों से हम क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आता है फिर से फाइनल देखिए आर वाई, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ तो अब मैं इसको लिखना चालू कर दे रहा हूँ सीधा। ये गोल आपके पास गोल पीला फिर से हो गया। इसी प्रकार से इस वाले का हम लिखते हैं फिर से आर हो गया और स्मॉल वाई हो गया। तो यहाँ पर अब गोल गोल हरा हो गया, तो क्योंकि यहाँ पर अब गोल पीले से गोल हरा हो गया है तो इसके लिए मैं एक नंबर का यूज कर दूंगा गोल हरे के लिए, ताकि मुझे बाद में बहुत आसानी इसके रिजल्ट को लिखने में। तो देखिए इस जगह पर फिर से आपके पास आर हो गया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया। तो इस जगह पर आपके पास फिर से गोल पीला आ गया, क्योंकि यहाँ पर फिर से रिसेसिव क्या हो गया आपके पास? डोमिनेंट क्या है? नहीं, डोमिनेंट क्या है? प्रभावी क्या है? तो वाई है। तो इसका मतलब गोल पीला हो गया वो दोबारा से। उसके बाद अगला वाला हम लोग करते हैं। तो आर आपके पास आर हो गया और वाई हो गया। तो यहाँ पर गोल हरा हो गया। तो इसका मतलब इस पर हम लोगों ने एक नंबर डाला था गोल हरे पे, तो एक और डाल दिया हम लोगों ने। आगे हम लोग देखते हैं फिर इसका भी इसी तरीके से क्रॉस करवाते हैं। तो देखिए आगे हम लोग जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने पे देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर हमें मिला गोल पीला फिर से हमें प्राप्त हुआ, तो अगले वाले में देखिए फिर से आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर से हमारे पास जो है फिर से गोल पीला हमें प्राप्त हुआ। अगले वाले में देखते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये हमको प्राप्त हुआ झुर्रीदार पीला। तो यहाँ पर इस पर हम लोग 2 नंबर डाल देते हैं।
तो उसके बाद यहाँ पर अगला नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हो रहा है आर आर कैपिटल वाई और वाई। तो ये हमारे पास फिर से झुर्रीदार आपके पास, क्योंकि वाई है, हाँ, तो झुर्रीदार ये पीला हो गया, झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार पीले पे हम लोग कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं? 2 नंबर। तो 2 नंबर हम लोग यूज कर लेंगे, 2 नंबर यूज कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग नीचे को देखते हैं। तो हमारे पास अगला जो पॉइंट है उसकी फिर से क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पर आर और कैपिटल वाई और वाई, इसका मतलब हो गया ये गोल पीला हो गया, गोल पीला। और उसके बाद अगले वाले को हम लोग क्रॉस करवाते हैं। तो हमारे पास हो गया आर वाई वाई, और ये हो गया हमारे पास गोल हरा, गोल हरा। तो गोल हरे के लिए हम लोगों ने कोई वर्ड इस्तेमाल करा था, गोल हरे के लिए हम लोगों ने 1 नंबर डाला था, तो 1 नंबर डाल देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग थर्ड में देखते हैं। तो आर कैपिटल वाई और वाई, इसको हम लोगों ने झुर्रीदार, और इसका कलर कैसा होगा? पीला, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी लक्षण पीला है। तो झुर्रीदार पीला, पीला झुर्रीदार पीला अगर पहले आया हो तो आप देखिए कहीं पर, हाँ, झुर्रीदार पीला आया है, तो उसके लिए हम लोग 2 नंबर यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। तो आर और वाई वाई, तो यहाँ पर ये झुर्रीदार, और ये क्योंकि वाई है तो वाई, स्मॉल वाई है तो वाई हरा, तो झुर्रीदार ये आपके पास हरा हो गया, तो हरा हो गया। तो इस प्रकार से टेबल तैयार हो जाती है। तो क्योंकि झुर्रीदार हरा कहीं पर आया है या नहीं आया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। झुर्रीदार यदि हरा कहीं पर भी नहीं आया है, झुर्रीदार पीला तो आया है, झुर्रीदार पीला आया है, नहीं आया है, तो इसको हम एक और नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं, 3 नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके रिजल्ट को हम लोग फाइनली चेक करते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। तो देखिए टोटली रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा। तो काउंट करने पे जो रिजल्ट होगा, हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि गोल पीला 5, और उसके बाद जो नंबर गिने छोड़ दीजिए 6 7 8 और एक 9। तो 9 तो हमारे पास 9 इसका फाइनली रिजल्ट आया है। तो 9 हमारे पास कैसे बीज है? 9 हमारे पास गोल और हरे हैं। इसी प्रकार से जो हम लोगों ने एक नंबर गिरा था, हम उसको काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 हो गए, 2 हो गए, और ऐसे करके वो 3 हो गए। तो 3 हमें उसका रिजल्ट मिला, तो 3 हो गए। ऐसे ही वो 3 हमारे पास वो है, ऐसे ही एक वो है। यहाँ पर फाइनली रिजल्ट हमारा जो मिलता है 9:3:3:1। तो यही इस प्रकार के संकरण का हमेशा रिजल्ट होता है। आप इसको ठीक प्रकार से तैयार कर लीजिए। अधिकतर क्वेश्चन में कभी कभी इसका रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है कि द्वि संकरण का क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। तो आपके पास यही परिणाम होगा। इसको मैंने बनाकर दिखा दिया है, और आप इसे ठीक प्रकार से कर लें। परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर इसका आधा ही आ रहा है। तो हो सकता है कि इसको आपको पैराग्राफ के रूप में दे दे, या फिर बना करके चार्ट को, टेबल को दे दे, और आपसे बोले कि आप इसे बना कर दिखाए। तो मैंने बना भी दिया है और इसके रिजल्ट को लिख दिया है। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आप एक बार अगर चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको, और इसे आप आसानी से एक बार आप अपनी कॉपी में भी बनाकर देखिए। और मेरा मानना है कि आपको इसको ठीक प्रकार से बनाना आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप इसे बार बार रिवाइज कर सकते हो।